हेलो मैं दोस्तों, प्रणाम। तो आज ऑब्जेक्टिव का सेकंड वीडियो है और गैर व्यापारिक संस्था से ही है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्न। एक में क्या दिया हुआ है, तो एक में दिया हुआ है एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में संपत्ति पक्ष में, बी में दिया हुआ है दायित्व पक्ष में, और सी में दिया हुआ है डेबिट पक्ष में, और डी में दिया हुआ है क्रेडिट पक्ष में। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि इनकम पर बकाया क्या होता है भाई, इनकम पर बकाया संपत्ति होता है। तो जब इनकम पर बकाया संपत्ति होता है, इसका मतलब है कि इनकम पर एडवांस क्या होगा, दायित्व होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन दायित्व किधर दिया हुआ है देख ले। तो यहाँ पे दिया हुआ है बी में दिया हुआ है दायित्व पक्ष में, यानी कि बी दायित्व पक्ष में। चलिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को क्या मानना चाहिए, तो वसीयत किस नेचर का है पहले ये देखेंगे। तो वसीयत बार बार नहीं मिलता है, और जो बार बार नहीं मिले उसका नेचर होता है कैपिटल, यानी कि पूंजीगत प्रकृति का होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है दायित्व, बी में आगत प्राप्ति, सी में आय, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो वसीयत तो हमेशा मिलता नहीं है, तो आगत प्राप्ति होगा नहीं, ये आय भी नहीं होगा। तो बचा क्या, दायित्व और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये हो जाएगा क्या, दायित्व। इसका आंसर ए होगा, दायित्व। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रिग्ध, बी में दिया हुआ है मानदेय, सी में दिया हुआ है दान, और डी में दिया हुआ है चंदा। तो मरे हुए व्यक्ति से जो वसीयत प्राप्त होता है उसे चंदा नहीं कहा जाता है और न ही दान कहा जाता है, यानी कि सी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। और ना ही मानदेय है, यानी नहीं कोई ये महीने महीने पे करने वाला राशि है, यानी कि मानदेय भी नहीं होगा। तो होगा क्या, रिक्त, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हुआ। चलिए 4 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न। तो दिया हुआ है आय व्यय खाता का शेष क्या दर्शाता है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का शेष क्या दर्शाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो रोकड़ शेष तो ये दिखाएगा नहीं, ना ही पूंजी कोष दिखाएगा, यानी कि ये भी खत्म है। और ना ही इसमें लाभ हानि की बात होता है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गैर व्यापारिक संस्था के लिए तैयार किया जाता है। तो शुद्ध लाभ हानि भी नहीं होगा। तो होगा क्या, अधिक या घाटा, सरप्लस या डिफिसिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। चलिए 5 नंबर में क्या दिया हुआ है, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। उपभोगजन्य वस्तुओं का मतलब हो गया कि ऐसा वस्तु जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में बार बार यूज करते हैं, और ऐसे वस्तुओं की बिक्री से जो प्राप्ति होगी वो बार बार होगी, इसलिए किस नेचर का हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, यानी कि आगत प्रकृति के हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये होगा नहीं। बी में दिया हुआ है आगत प्राप्तियां, तो हमने क्या बताया, आगत प्रकृति की होती है, यानी कि बी इसका आंसर सही होगा। तो चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान क्या होता है भाई। तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है पूंजीगत व्यय, बी में दिया हुआ है आयगत व्यय, सी में आय है, और डी में क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो मानदेय का भुगतान जो होता है वह आयगत प्रकृति का होता है। तो इसमें देखना है कि आयगत प्रकृति कहां पे लिखा हुआ भाई। ऑप्शन ए में तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी इसमें लिखा हुआ है आयगत व्यय, तो आयगत व्यय आयगत प्रकृति की है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि आयगत व्यय इसका आंसर सही होगा। चलिए 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्राप्ति और भुगतान खाता है, यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, तो ए में क्या दिया हुआ है, व्यक्तिगत खाता, बी में दिया हुआ है वास्तविक खाता, सी में नाम मात्र खाता, और डी में
इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग 3 गुडनेस रूल्स में पढ़े थे कि अकाउंट 3 होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। तो इनमें से कोई नहीं, ये डी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए, और नाम मात्र खाता में किस चीज का बात होता है? तो लाभ हानि की बात होता है। तो लाभ हानि की बात तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में होता नहीं है, तो नाम मात्र खाता भी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं बी में वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाता में क्या होता है? संपत्ति का काम होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में केवल और केवल नकद का काम होता है, यानी कि नकद यानी कि कैश। कैश क्या है भाई? संपत्ति है, तो वह रियल अकाउंट होगा, यानी कि वास्तविक खाता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक खाता। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है? आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता है यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ए में ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत खाता, बी में दिया हुआ है वास्तविक खाता और सी में दिया है नाम मात्र खाता और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में केवल और केवल किसका काम होता है? तो आय और व्यय का होता है, और आय व्यय से संबंधित जो भी खाता होता है नाम मात्र खाता होता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो देखना है कि कौन सा ऑप्शन में नाम मात्र खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें नाम मात्र खाता दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाम मात्र खाता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा को दिखाना चाहिए। कहां दिखाना चाहिए? तो आय व्यय खाते में क्रेडिट करना चाहिए? नहीं। जब चंदा स्पेशल उद्देश्य के लिए मिले, किसी खास उद्देश्य के लिए मिले, तो उसके लिए एक अलग खाते में क्रेडिट करके एक अलग खाता बनाते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, उसके बाद स्थिति विवरण में दिखाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है? गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है? यानी कि एक गैर व्यापारिक संस्था में एक्सपेंडिचर पर इनकम की अधिकता को क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय और इनकम यानी कि आय। तो व्यय पर यदि इनकम अधिक हो जाए तो क्या होगा? लाभ होगा। तो गैर व्यापारिक संस्था में लाभ हानि की बात होता नहीं है, तो ये होगा नहीं। चलिए हानि, तो लाभ हानि की बात होता नहीं, तो सी भी नहीं होगा। तो होगा क्या? अधिशेष नहीं तो कमी। तो खर्चा से ज्यादा क्या है? आमदनी है, तो अधिशेष होगा, यानी कि 20 का ऑप्शन सही होगा, अधिशेष यानी कि सरप्लस। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर यानी कि लायबिलिटीज पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं। परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स। तो लायबिलिटीज पर संपत्ति यदि अधिक हो जाए, मतलब अधिक हो जाए, तो क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है पूंजी निधि, बी में दिया हुआ है पूंजी, सी में दिया हुआ है लाभ और डी में दिया हुआ है शुद्ध लाभ। तो लाभ हानि की बात तो यहां होना नहीं है, तो नहीं लाभ होगा और नहीं शुद्ध लाभ होगा, क्योंकि लायबिलिटीज और एसेट्स का काम कहां पे होता है भाई? तो बैलेंस शीट में होता है, तो ये दोनों होगा नहीं। अब क्या होगा? पूंजी निधि होगा, नहीं तो पूंजी होगा। तो कर्ज से ज्यादा यदि संपत्ति है, तो जितना ज्यादा संपत्ति है उस ज्यादा संपत्ति को, उस अधिक की संपत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजी निधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा इसका सही। चलिए 12 में क्या दिया हुआ है? विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, यानी कि स्पेशल उद्देश्य के लिए कोई डोनेशन प्राप्त हो रहा है तो उसे कहां दिखाया जाएगा? यदि उद्देश्य स्पेशल नहीं हो तो उसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, लेकिन डोनेशन का कोई खास उद्देश्य हो, स्पेशल उद्देश्य हो, तो उसे हम लोग कहां पे दिखाते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ पहले, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ए में दिया हुआ है आय व्यय खाते में, तो आय व्यय खाते में तो जाएगा नहीं क्योंकि खास उद्देश्य के लिए है। बी में दिया हुआ है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, सी में दिया हुआ है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो चलिए अब देखना है हमें चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जाएगा या कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाएगा। तो किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए मिला है तो उस उद्देश्य को पूरा करना क्या मेरा जिम्मेवारी बन जाता है, मेरा दायित्व बन जाता है। तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सामान्यतः दर्शाता है। तो सामान्यतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या दर्शाता है? तो मैं बतला दूं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः डेबिट से सी दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। 14 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आय व्यय खाता बनाया जाता है यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है किसके द्वारा? तो व्यावसायिक संस्थान द्वारा। व्यावसायिक संस्थान द्वारा कभी नहीं बनाया जाता है क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर गैर प्रायोजिक संस्था के लिए बनता है। औद्योगिक संस्थान द्वारा तो ये भी नहीं होगा। चलिए, लाभ न कमाने वाली संस्थान द्वारा, तो लाभ न कमाने वाली संस्थान द्वारा यानी कि गैर प्रायोजिक संस्था की बात है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि लाभ न कमाने वाली संस्थान द्वारा। 15 में क्या दिया हुआ है। निम्न में से, नीचे में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्थान नहीं है यानी कि लाभ कमाने वाली संस्थान है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। महाविद्यालय, तो महाविद्यालय में लाभ हानि की बात नहीं होती है। बी में दिया हुआ है खेलकूद, तो खेलकूद में लाभ हानि की बात नहीं होती है। चलिए, सी में क्या दिया हुआ है। मारुति उद्योग, तो मारुति उद्योग जो होता है लाभ कमाने के लिए होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मारुति उद्योग। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी यानी कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। में अदत्त वेतन यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग का काम तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता नहीं है, तो चलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। ह्रास, ये भी नकद नहीं है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा नहीं। यानी कि एक्रूड सब्सक्रिप्शन, तो ये भी कैश नहीं है, नकद नहीं है, ये भी नहीं जाएगा। तो चलिए, ये हुआ नहीं, बी हुआ नहीं, डी हुआ नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आजीवन सदस्यता शुल्क यानी कि लाइफ मेंबर्स फी। 17 में दिया हुआ है पूंजी कोष बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो ए में क्या दिया हुआ है। आय माइनस व्यय यानी कि इनकम से व्यय घटाएंगे तब पूंजी कोष आएगा। या बी में दिया हुआ है संपत्ति माइनस दायित्व, संपत्ति में से दायित्व घटाएंगे तब आएगा। या सी में दिया हुआ है पूंजी प्लस दायित्व, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कैपिटल फंड बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी कि पूंजी कोष बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संपत्ति माइनस दायित्व। इसे याद रखेंगे, कैपिटल फंड बराबर कैपिटल फंड बराबर क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये याद रखना है। चलिए 18 में क्या दिया हुआ है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किस प्रकृति के मद होते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में किस प्रकृति के मद होते हैं? तो हम लोग ए नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगत प्रकृति के, बी में दिया हुआ है पूंजीगत प्रकृति के, सी में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पिछले वीडियो में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट को पढ़े हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आगत प्रकृति के मद भी जाती है, नगद होना चाहिए, पूंजीगत प्रकृति के मद भी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए तथा बी दोनों। 19 में क्या दिया हुआ है। आय व्यय खाता में किस प्रकृति के मद होते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस प्रकृति के मद होते हैं? तो पूंजीगत प्रकृति के नहीं, पूंजीगत प्रकृति के मद नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? आगत प्रकृति के, सी में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? बी और सी। सी में क्या दिया हुआ है? ए तथा बी दोनों, तो ए तो होगा नहीं यानी कि ए इसमें से होना नहीं है, तथा में बी दिया हुआ है यानी कि ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी आयगत प्रकृति के। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आय व्यय खाते में दिखाया जाता है, आय व्यय खाते में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पिछले वर्ष के मदों को, बी में अगले वर्ष के मदों को, और सी में दिया हुआ है केवल चालू वर्ष के मदों को, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पिछले क्लास में इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दोनों के कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया से किए हैं। तो उसमें हम लोग जाने हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में न पिछले वर्ष के मदों को डालते हैं न अगले वर्ष के मदों को डालते हैं, केवल और केवल चालू वर्ष के मदों को डालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नए क्वेश्चन के साथ।